हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सोल्यूशन पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट में सोल्यूशन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म के बारे में भी तो बात करेंगे, थोड़ा बहुत जो होने वाला सो आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशंस, ठीक है। सोल्यूशंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने केवल टॉपिक्स के बारे में बात किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? दिस इज द homogeneous mixture, this is the homogeneous mixture of two या more than two component. These components which losses their individual identity in the solution, in the solution. It cannot be, it can't be separated out by simply method, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का डेफिनेशन है। तो चलिए जानते हैं कि सॉल्यूशन बोलते किसको है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण है। किस चीज़ का समांगी मिश्रण है? देखो, दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है? ऑफ टू या मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, दो या दो से अधिक सबस्टांस का, दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। इस चैप्टर में मेनली हमको दो के बारे में बात करना। ठीक है, दिस कंपोनेंट्स विच लॉसेज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब क्या है? यह जो कंपोनेंट हमने बाहर से जो प्लेस किया है, वो क्या करेगा? अपना अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब जो उसका जो खास तौर पे जो उसका पहचान है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब उसका जो पर्सनल पहचान है, वो पर्सनल पहचान क्या करेगा? वो कंपोनेंट मतलब सॉल्यूशन के अंदर में क्या करेगा? लॉस कर देगा, खो देगा। जैसे हमने अगर बात किया, एक सॉल्यूशन को हमने तैयार किया। ठीक है, पानी है, ठीक है, वाटर है, बाहर से हमने क्या किया? सुक्रोज को प्लेस कर दिया, शुगर को हमने क्या किया? इसमें रख दिया। ठीक है, हमने जाना है कि शुगर इनिशियली क्या था? शुगर जो था इनिशियली क्या था? सॉलिड था, हमको पता है। ठीक है, अब वाटर क्या था? पहले टेस्टलेस था। वाटर पहले क्या होता है? वैसे हम बात करेंगे तो वाटर का कोई टेस्ट नहीं था, इस तरह से बोल सकते हैं, टेस्टलेस था। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। और जैसे ही हमने सोल्यूशन को मिलाया, शुगर प्लस वाटर को क्या किया? हमने मिक्स किया, तो बन के क्या बन गया मेरे पास? स्क्वाइस। अब बताओ तुम लोग कि शुगर जो है, जो जो हमने शुगर जो इसमें प्लेस किया है, क्या वो शुगर मिलेगा हमको? ये तो होमोजेनियस रूप से तो मिक्स हो गया है, यानी कहीं ना कहीं शुगर जो सॉलिड स्टेट में था वो लिक्विड स्टेट में चला गया है। ठीक है, अब वाटर जो था जिसके पास टेस्ट नहीं था, उसके पास टेस्ट आ गया, मिठास वाला टेस्ट होगा उसका। ठीक है, जो स्क्वाइस तैयार होगा। तो हम यहाँ पे यह बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या, शुगर और वाटर का क्या करेगा? अपना पर्सनल या इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या करेगा? लॉस कर देगा। अपना जो पहचान है इसका, वो क्या करेगा? सॉल्यूशन के अंदर जाकर क्या करेगा? लॉस कर देगा। ये भी इस डेफिनेशन में ऐड होगा। ठीक है, आगे क्या है? इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय सिंपली मेथड। मतलब सिंपली मेथड से इन दोनों को हम फिर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एक बार सॉल्यूशन बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया यहाँ पे, तो शुगर को अलग, वाटर को अलग करना बहुत मुश्किल है। इट कैन नॉट बी सेपरेट आउट।
अगर सेपरेट आउट हो जा रहा है तो सॉल्यूशन है ही नहीं वो, ठीक है। मतलब शुगर को अलग नहीं कर सकते, नहीं वाटर को अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर अब बन गया है, ठीक है। दोनों का फिजिकल स्टेट चेंज हो गया है, अब दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन का डेफिनेशन करता है। तो फिर से देखते हैं, दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक सबस्टांस का क्या है, एक समांगी मिश्रण है। दिस कंपोनेंट्स, यह जो दो या दो से अधिक जो पदार्थ है, विच लॉसेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अपना क्या करेगा, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को खो देगा, पर्सनल पहचान को क्या करेगा, खो देगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट, इसको हम अलग नहीं कर सकते बाय सिंपली मेथड, सिंपल मेथड के द्वारा, ठीक है। ये उसका क्या होगा, सॉलिड जैसे शुगर था, वाटर टेस्टलेस था, दोनों क्या होगा, टेस्टफुल हो गया। शुगर ना अपना फिजिकल स्टेट खो दिया, जो कि सॉलिड था, अब लिक्विड स्टेट में चला गया। वाटर क्या था यहाँ पे, टेस्टलेस था, और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही सोल्यूशन का डेफिनेशन है। आज हम अब हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं, इसी में इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर में ही आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहीं कहीं भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट। अगर बात करें ये नंबर में, अगर दो कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी। तो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अगर दो कंपोनेंट आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सोल्यूशन क्या बोलेंगे हम। अगर दो कंपोनेंट तो सोल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। अगर बी नंबर में बात किया जाए, अगर थ्री कंपोनेंट है, अगर थ्री कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी प्लस कंपोनेंट सी, इस तरह से। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर बात की जाए, अगर फोर कंपोनेंट है, सिमिलरली मतलब इसी तरह से हम अगर बात करें, तो अगर मान लो चार कंपोनेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। या टेट्रानरी सॉल्यूशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेट्रानरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर पांच कंपोनेंट है तो क्या बोलेंगे हम, पेंटानरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, पेंटानरी सॉल्यूशन। पांच कंपोनेंट है तो पेंटानरी सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के बिहाफ पे सॉल्यूशन कई टाइप का हो सकता है। अगर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी है सॉल्यूशन के अंदर में, तो बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। थ्री कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी है, तो बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन है। अगर अगर चार कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन या टेट्रानरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर पांच कंपोनेंट है तो क्या बोलेंगे, पेंटानरी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। मेनली जो चैप्टर में हमको पढ़ना है, मेनली जो पढ़ना है, केवल केवल हमको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। टू कंपोनेंट होगा, इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी के बारे में बात करना है, ठीक है। तो हमको बी से लेना देना नहीं, इसे नीचे वाला से लेना देना नहीं, हमको यही से लेना देना है चैप्टर के अंदर में। हम यही चलिए हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, कंपोनेंट ए होता है, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट, प्लस कंपोनेंट, कंपोनेंट बी,
कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ठीक है। देखो कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी में से एक तो बोलेंगे हम सॉल्यूट, एक को बोलेंगे हम सॉल्वेंट। किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इफ एनी सबस्टांस विच is present, if any substance which is present in lesser amount, अगर कोई भी सबस्टांस क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट, सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, लेसर अमाउंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एज सल्यूट। क्या बोलेंगे हम, सल्यूट बोलेंगे उसको। दो सबस्टांस रहेगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, जो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी में से सबसे कम होगा, कम अमाउंट में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सल्यूट बोलेंगे। सिमिलरली इफ एनी सबस्टांस which is present, if any substance which is present in larger amount या major amount, ठीक है, larger amount, अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट, नॉन एज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट क्या है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हम शरबत बनाया तो शरबत में पानी ज़्यादा रखते हैं, चीनी कम रखते हैं, चीनी वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, हमारा वाटर। और चीनी और पानी को जब मिला देंगे तो क्या तैयार होगा, सोल्यूशन। यानी हम बोला, अगर हम बोल दें सोल्यूशंस बराबर क्या होता है, तो सोल्यूशन बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। अगर सॉल्यूशन पूछेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज द समीशन ऑफ या सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, जो कम अमाउंट में होगा, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। एक होगा कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, जो कम अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं, ठीक है, जो नहीं लिखा उसको पॉज करके लिख सकते थे आप लोग, ठीक है, लिख लेना। तो अगर बात किया जाए, जैसे हमने बोला एज फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, कंटेनर है। एक बात और समझ लो यहाँ पे, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ग्राम के बिहाफ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मेजर कर रहा है तो ये क्या गलत है। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को बोलेंगे कम है या ज़्यादा है, वो नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करेंगे। किस से डिसाइड करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ मोल आगे हम बताएंगे, ठीक है, तो समझ लेना नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास होता है मोलर मास। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, हमने चीनी को यहाँ पे प्लेस किया, हमने बोला चीनी कितना है, मान लो चीनी हमने बोला यहाँ पे मान लो 20 ग्राम है। कितना ग्राम है, 20 ग्राम क्या है, शुगर है। हमने बोला वाटर कितना है, यहाँ पे हमने बोला क्या है, यहाँ पे 180 ग्राम क्या है, यहाँ पे वाटर है। तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल मास से डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं कि 180 ग्राम है तो इसको सॉल्वेंट बोल देंगे, इसको सॉलिड बोल देंगे। अभी बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे अगर बोलने के लिए बोला जाए तो मास से हम नहीं करेंगे एनालाइज, इसको एनालाइज करेंगे हम नंबर ऑफ मोल से। याद रखना, नहीं तो कभी भी कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करेंगे, मतलब गिवन मास बटा मोलर मास। अगर बात करेंगे हम शुगर के लिए, किसके लिए डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे शुगर के लिए करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिसाइड किसके लिए करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल डिसाइड वाटर के लिए करेंगे हम, ठीक है। तो गिवन मास होता क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास होता है एक मोल का मास, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे हम गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो तो यहाँ पे गिवन मास कितना दिया हुआ, शुगर का 20 ग्राम, तो 20 लिख दो यहाँ पे ऊपर में। नीचे में क्या होगा, मोलर मास। हमको पता है मोलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते हैं। सुक्रोज होता है, जो शुगर होता है, शुगर का मोलर मास कितना होता है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। सिक्सटीन 11 जा 160 176। इसको जब ऐड करेंगे तो देखो कितना मिलेगा हमको, 6 2 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1 7 1 8 2 10 10 4 14 के 4 हाथ में 1 2 3 342 342, तो 20/342, ठीक है। यानी इसका हमने सुक्रोज का क्या निकाला, मोलर मास निकाला। सुक्रोज का क्या निकाला, मोलर मास, ठीक है। C12H22O11, एक कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 12, क्योंकि 12 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 22 है, तो 22 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का, प्लस 16 इंटू 11, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 11, ठीक है। तो 144 प्लस 22 प्लस 126, इसको जब हम ऐड करेंगे 342 के बराबर आएगा, ठीक है, 342 के बराबर आएगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल का 180, बट इसका मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का, तो निकालते हैं यहाँ पे H2O, 8 दूना 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। तो देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18, क्योंकि 10 के आसपास आ रहा है, ये बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तुम देख सकते हो, ठीक है, 1 अपॉन समथिंग आएगा, यानी बहुत बहुत वेरी लेस है, इससे क्या है वेरी लेस है, तो वेरी लेस है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे यहाँ पर डिसाइड कर देंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। शुगर यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल क्या है यहाँ पे कम है, और वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। इस तरह से हमको डिसाइड करना है। अब कितना को ये पूछेगा इसमें कि अगर अगर मान लो 50% इसमें मान लो कि सॉल्यूट मतलब 50% सॉल्यूट मतलब कंपोनेंट ए भी है, 50% अगर कंपोनेंट बी भी है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। इस केस में तो पता चल गया ना कि सॉल्यूट क्या है, कम है तो कम मान लेंगे इसको हम सॉल्यूट को, शुगर को, और वाटर क्या है सॉल्वेंट है क्योंकि जाते हैं। अगर मान लो 50% कंपोनेंट ए भी है 50% कंपोनेंट बी भी है, तो उस केस में सॉल्यूट किसको मानेंगे और सॉल्वेंट किसको मानेंगे, ठीक है। उसी में आगे लिखो, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नोट करके यहाँ पे लिख लेना सम इंपोर्टेंट पॉइंट, नोट करके क्या लिखना है यहाँ पे सम इंपोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हम लिखने जा रहे हैं, solute and solvent is decided, solute and solvent is decided on the basis of number of mole, on the basis of number of मोल, ठीक है। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ मोल के भी, यहाँ पे जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल जिसका कम होगा, नंबर ऑफ मोल जिसका कम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट है, क्या बोलेंगे उसको हम, सॉल्यूट है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे अब, इफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी जो सबस्टांस ए और सबस्टांस बी है, अगर वो क्या पड़ जाए 50% हो जाए, 50% कंपोनेंट ए भी है एंड 50% क्या कंपोनेंट बी भी है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं। इफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी 50% है, ये भी 50% है, तो सॉल्यूट किसको डिसाइड करेंगे और सॉल्वेंट किसको डिसाइड करेंगे, तो सॉल्वेंट उसको बोलेंगे और सॉल्यूट उसको बोलेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है डिपेंड करेगा किस सॉल्यूशन का, डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, द फिजिकल
स्टेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सॉल्यूट जो होगा, जैसे हमने बोला है कंटेनर को लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, मान लो पानी रखा हुआ, ठीक है, जैसे बोलेंगे 50 ग्राम क्या है हमारा वाटर है, ठीक है, आज इसमें क्या करेंगे हम 50 ग्राम मान लो चीनी हमने डाल दिया, 50 ग्राम नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्राम से हम लोग बात नहीं करते, इस तरह से बात करते हैं। जैसे हमने बोला क्या, 1 मोल क्या है यहाँ पे NaCl डाला, 1 मोल NaCl डाला, 1 मोल क्या है अंदर में वाटर है, 1 मोल क्या है वाटर है। अगर 1 मोल ये भी है 1 मोल ये भी है तो दोनों क्या होगा, कोई सॉलिड हो सकता है कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो हमने सॉल्वेंट उसको डिसाइड करेंगे जब दोनों का नंबर ऑफ मोल अगर सेम हो जाए तो सॉल्यूट उसको बोलेंगे, सॉल्वेंट उसको बोलेंगे। सॉल्वेंट के लिए क्या देखेंगे, डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जो फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन का होगा। जैसे हमने ओवरऑल हमने सॉल्यूशन को जो फिजिकल स्टेट देखा हमने, तो क्या दिख रहा है, ये एक लिक्विड की तरह दिख रहा है। किस तरह का दिख रहा है, लिक्विड की तरह दिख रहा है। फिर हम देखेंगे फिजिकल स्टेट, जब हम NaCl को डाल देंगे, वाटर को डाल देंगे मोल एक मोल, तब डिसाइड करेंगे सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा है। जिसका फिजिकल स्टेट देखेंगे हम, अगर लिक्विड स्टेट में है तो इन दोनों में खोजेंगे कि लिक्विड कौन है। तो लिक्विड यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाटर, ठीक है, लिक्विड क्या दिख रहा है यहाँ पे वाटर, तो वाटर में क्या मान लेंगे हम, सॉल्वेंट मान लेंगे। डिपेंड, सॉल्वेंट जो होगा ना वो डिपेंड करेगा अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जो फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन को, ठीक है, उसको मान लेंगे सॉल्वेंट हमारा। और उसके अलावा जो बचेगा, ठीक है, उसके अलावा जो है उसको क्या मान लेंगे हम, सॉल्यूट मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या NaCl, यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। NaCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। इस तरह से लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज सॉल्यूट, इस तरह से बोल सकते हो। सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का कहता है कैसा है, सॉल्यूट डिसाइड किस पे करेगा कि रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज सॉल्यूट है, उसके अलावा जो बचा हुआ होगा उसको क्या मान लेंगे हम, सॉल्यूट मान लेंगे, ठीक है। NaCl 1 मोल, ये भी 1 मोल, इसका जो सॉल्यूशन का हम फिजिकल स्टेट चेक करेंगे, ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है, तो इन दोनों में लिक्विड कौन है, लिक्विड वाटर है, जिसको मान लेंगे सॉल्वेंट, इसको मान लेंगे सॉल्यूट, ठीक है। दोनों 50-50% होगा तब, ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होगा, दोनों क्या इक्वली है, इस तरह से बात करेंगे। तो अगर मान लो एक और इसमें लिखेंगे, तीसरा केस लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे हम, तीसरा केस, केस नंबर 3, इफ कंपोनेंट, इसमें क्या कंपोनेंट या कंपोनेंट बी में से क्या होगा, एक तो सॉलिड होगा एक तो लिक्विड होगा, याद रखना, ठीक है, एक तो सॉलिड होगा एक तो लिक्विड होगा। जैसे हमने बोला कि ये हमारा सॉलिड था, ये हमारा लिक्विड था, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों लिक्विड हो जाए, क्या बोला मैंने, कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी, यहाँ पे देखो सॉलिड, ये भी क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, या हमने मतलब इजीली हमने सॉल्वेंट को पहचान लिया। अब अगर बात करेंगे कि दोनों क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, दोनों 50-50% हो, या दोनों का नंबर ऑफ मोल क्या हो, सेम हो, दोनों का नंबर ऑफ मोल क्या हो, सेम हो, ये क्या हो, लिक्विड हो, और ये भी क्या हो, लिक्विड हो। अगर दोनों लिक्विड है तो इस केस में क्या करेगा, क्वेश्चन खुद बोल देगा कौन सॉल्यूट है, क्वेश्चन खुद डिसाइड करेगा, क्वेश्चन डिसाइडेड, क्वेश्चन डिसाइडेड डिसाइडेड इटसेल्फ, क्वेश्चन खुद बोल देगा कि विच इज सॉल्वेंट, विच इज सॉल्यूट, ठीक है, विच इज सॉल्यूट, कौन सॉल्यूट है, एंड कौन सॉल्वेंट है, विच सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिसाइड करेगा जब दोनों लिक्विड फेज में हो और दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम हो। इसमें क्या बोला जाए, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी में एक तो सॉलिड होगा एक तो लिक्विड होगा, दोनों का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल सेम होगा। तो उस केस में हम देखेंगे क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, जिसका फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा उसको बोल देंगे हम सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो ये भी क्या लिक्विड, इसको बोल देंगे सॉल्वेंट, ये बन जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। यहीं पे तो चलिए इतना ही था यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में हमने पढ़ा क्या, इंट्रोडक्शन में उसका डेफिनेशन जाना, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमने बात किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमने बात किया। तो अब स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, क्या स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म का काम क्या होता है, व्हाई वी अंडरस्टैंड या व्हाई वी स्टडी अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म, Why we study about the concentration term। तो concentration term का काम क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, ठीक है। इसी सब क्वेश्चन यही सबसे क्या आता है, क्वेश्चन तुमको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म।
सेकेंड टॉपिक हो जाएगा ना, सेकेंड टॉपिक लिख लो यहाँ पे, सेकेंड है क्या है, सेकेंड टॉपिक है क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन मतलब एक्चुअल में क्या होता है, गाढ़ापन, ठीक है, सॉल्यूशन का गाढ़ापन को हम लोग चेक करते हैं, मतलब सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, इस तरह से हम गाढ़ापन सॉल्यूशन का बता सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म का एक्चुअल में मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स या इट डिसाइडेड, इट इंडिकेट्स या डिटरमाइंड्स, निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है, दैट, यह निर्धारित करता है कि हाउ मच amount of solute, how much amount of solute या solvent particle into the solution, कि सॉल्यूशन के अंदर में सॉलिड पार्टिकल कितना है, सॉल्वेंट पार्टिकल कितना है, तो इसके बारे में बात करता है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म को अगर बोला जाए तो कंसंट्रेशन टर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में। इसका काम होता है पार्टिकल को मेजर करना, कौन कितना है, कौन कितना है। तो कंसंट्रेशन टर्म को हमने दो टाइप से डिवाइड किया, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म, एक क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म। पिछले क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म हमने लिखाया था, ठीक है। जिसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है उसको बोल देंगे वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मास कंसंट्रेशन टर्म। क्या बोलेंगे हम, जिसमें मास आ रहा होगा, मास कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम जब भी आएगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग अगर मान लो कोई भी कंटेनर में पानी है, ठीक है, उसको जब हीट करेंगे तो गैस मतलब जो उसका मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम मास का बात करें तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी इस पर टेम्परेचर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे अगर मास ले लें तो मास अगर मान लो कोई भी चीज़ में चीनी 1 किलो हमने ले लिया, उसको जब हीट करेंगे हम तब पर भी चीनी तो 1 ही किलो रहेगा ना, चीनी का मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। बिहार बोर्ड के बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ भी है, चलिए इसके बारे में लिख देते थोड़ा बहुत यहाँ पे। वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। जबकि ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर से स्वतंत्र है, मतलब इससे टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म क्या, हमने पहले क्लास में बात किया था, बहुत सारा बताया था। जैसे वो ये वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा क्या था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको ऐसे लिख सकते हैं वेट बाय डब्ल्यू बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी लिख सकते हो, जिसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो हो सकता है मोलैरिटी, ठीक है, मोल पर लीटर, मोलैरिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोलैरिटी में भी वॉल्यूम टर्म आता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, हाउ मच नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन यूनिट लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज द नॉर्मेलिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, हाउ मच नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द मोलैरिटी, दिस इज द नॉर्मेलिटी। दोनों क्या वॉल्यूम टर्म आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब जितना मास वाला कॉन्सेप्ट आ रहा हो, तो हमने बोला क्या, मास परसेंटेज, ठीक है। इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं हम, पढ़ेंगे हम जस्ट आगे, मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। जैसे दूसरा बोलेंगे मोलैलिटी, तो इसमें अंतर है, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी, ये मोलैरिटी है, RITY, ठीक है, मोलैरिटी है, दिस इज द मोलैलिटी, दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ मास का बात करेंगे मोलैलिटी में, वॉल्यूम का बात नहीं करते हैं। ये हो गया मोलैलिटी, हो गया मास परसेंटेज, हो गया। एक होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कहीं के मास टर्म इसमें आता है, वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल इस कंसंट्रेशन टर्म को हम बात करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन होगा इस पर, क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।